जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं सौर मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर। भाग तीसरा। भाग 1 में जो है 1 से 6 प्रश्न है और भाग 2 में जो है 107 से 150 का प्रश्न है। भाग 3 में हो जाएगा 151 से 220। ठीक है, तो आप लोग चैनल में बने रहें, वीडियो देखते रहें। एक क्योंकि जो है जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं, इसलिए वो जीत जाते हैं। यदि आप जीतना चाहते हैं तो आपकी जीत पक्की होगी, कामयाबी की ओर ले जाने वाली सीधी होगी। तो इसलिए जो है आप देखिए, हर लोग काम करते हैं लेकिन सबका अपना अपना अलग तरीका होता है। इसलिए जो है जैसे अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में भी जो है सभी लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अलग ढंग से पढ़ाई करके वो सफल हो जाते हैं। इसलिए आप सभी भी जो है अपना दिमाग लगाइए और किस तरह से सफल होना है वो सोचिए, क्योंकि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 51 में चलते हैं। 151 का है कि निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर है। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। बताइए, बुध ग्रह है कि मंगल ग्रह की नेपच्यून की शनि। तो 151 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नेपच्यून। नेपच्यून ग्रह जो है सूर्य और पृथ्वी दोनों ग्रह से दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। उसके बाद है 152 में। 152 का प्रश्न है वर्ष दीर्घतम होता है शनि पर, बृहस्पति पर, नेपच्यून पर, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी पर। तो 152 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो 152 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, नेपच्यून पर। नेपच्यून पर वर्ष दीर्घतम होता है। 153 में चलते हैं। सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह यानी कि बाहरी ग्रह, सौर मंडल का बाहरी ग्रह कौन सा है। पृथ्वी, यूरेनस, नेपच्यून, शनि। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो टाइम आपके लिए ये मात्र जो है 5 सेकेंड का दिया हुआ है, इसलिए आप जल्दी से बताइए सौर मंडल का बाहरी ग्रह कौन सा है। पृथ्वी, यूरेनस, नेपच्यून या शनि। 153 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, 153 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, नेपच्यून। सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा हो गया, नेपच्यून। उसके बाद जो है चलते हैं 154 में। प्लूटो की खोज 1930 में निम्न में से किस खगोल द्वारा की गई थी। प्लूटो की खोज 1930 में। प्लूटो की खोज कब हुई थी, 1930 में। प्लूटो की खोज कब हुई थी, 1930 ईस्वी में। और प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में हुई थी, लेकिन किस खगोल शास्त्र द्वारा की गई थी। तो क्लाइड टॉमबैग, जॉन गैले। सी में है विलियम हर्शेल, डी में है जेम्स पी हब्बल। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 154 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका क्लाइड टॉमबैग। प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में हुई थी, क्लाइड टॉमबैग द्वारा की गई थी। प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में हुई थी, क्लाइड टॉमबैग द्वारा की गई थी। अब 155 का सवाल है। 155 का सवाल हो गया, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है।
किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति बराबर समय लगता है? चंद्रमा, बुध, शुक्र, शनि। 155 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा। चंद्रमा आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगाता है। चंद्रमा आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगाता है। चंद्रमा आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगाता है। 156 का हो जाएगा कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल, प्लूटो। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कौन सा चंद्रमा की रानी होती, खगोलीय पिंड रात की रानी किसको कहते हैं? ठीक है, तो जल्दी से बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर 156 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रमा। रात की रानी चंद्रमा को कहा जाता है। खगोल पिंड रात की रानी चंद्रमा को कहा जाता है। अब 157 में पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? पृथ्वी से दिखने वाली मतलब कि पृथ्वी से दिखने वाली, यानी पृथ्वी से जब ऊपर दिखते हैं तो चंद्रमा की सतह जो दिखाई देता है उसका कितना प्रतिशत है? तो आप देखिए 33%, 59%, 69%, 70% है। ठीक है, तो 157 का हो जाएगा आपका बी, 59%। तो पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? 59%। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? तो 59% है। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? 59%। 158 में चलते हैं। क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? बृहस्पति ग्रह है, चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर, जलमार्ग से संपूर्ण ग्लोबल का सर्वप्रथम चक्कर लगाने वाली इटली का नाविक, डी में उपर्युक्त में से कोई नहीं। 158 को हो गया ऑप्शन नंबर बी। 158 को हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर। क्लेवियस क्या है? तो क्लेवियस चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। 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 159 पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस भाग से जाना जाता है? पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित चंद्रमा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए अंतः अंतरिक्ष, बी में हो गया बाह्य अंतरिक्ष, सी में हो गया सिस लूनर और डी में हो गया इनमें से कोई नहीं। तो 159 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिसलूनर। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सिसलूनर अंतरिक्ष के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को सिसलूनर नाम से जाना जाता है। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष सिसलूनर नाम से जाना जाता है। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को सिसलूनर नाम से जाना जाता है। अब 160 में क्या हो गया? निम्नलिखित में से कौन सूर्य ग्रह का ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? बुध, शुक्र, चंद्रमा और नेपच्यून। 160 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। 160 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, चंद्रमा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है
अच्छा सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का ग्रह नहीं है, ये होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का ग्रह नहीं है? तो चंद्रमा क्या है? सौरमंडल का ग्रह नहीं है। वैसे सूर्य सौरमंडल का ग्रह चंद्रमा नहीं है। उसके बाद 161 में चलते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है डिमोस, चंद्रमा, टाइटन या लापेटस। पृथ्वी का कौन सा एक उपग्रह है? ठीक है, पृथ्वी का कौन सा एक उपग्रह है, किस उसका नाम कौन सा है? 161 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 161 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह हो गया चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह हो गया चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र हो गया उपग्रह चंद्रमा। 161 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। 162 शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा, ऑप्शन नंबर बी वरुण, ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति, ऑप्शन नंबर डी। तो 162 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर चंद्रमा में स्थित है। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर चंद्रमा में स्थित है। ऑप्शन 163 को हो गया सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? पृथ्वी, सूर्य, जुपिटर, चंद्रमा। 163 का हो गया ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा पर। ठीक है, 163 का हो गया डी। सी ऑफ ट्रंक, देखिए जबकि जो है मध्य प्रदेश यानी MPPSC में पूछा हुआ 1998 का प्रश्न है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? तो चंद्रमा पर है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी चंद्रमा पर है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी चंद्रमा पर है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी चंद्रमा पर है। 164 चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर एक कितने दिनों में लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है? ऑप्शन नंबर ए है 28.1 दिन, ऑप्शन नंबर बी है 30.2 दिन, ऑप्शन नंबर सी है 27.3 दिन, ऑप्शन नंबर डी है 28.3 दिन। तो 165 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। 165 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 28.3 दिन। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है? 28.3 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 28.3 दिनों में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है? तो 28.3 दिन में। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है? 28 दिनों में। ठीक है, कितने दिनों में? 28 दिनों में। अब चलते हैं सवाल नंबर 166 का। 166 में क्या है कि 166 में चलते हैं, 166 में चलते हैं, 166 में सॉरी 164 का हो गया, 164 का सी है, सॉरी। देखिए 164 का सवाल क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है? तो 164 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कौन हो जाएगा? सी। 30 सॉरी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, 27.3 दिन। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है? 27.3 दिन में। ठीक है, 27.3 में 3 दिन। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है? तो 27.3 दिन में। 27.3 दिन में 164 का ऑप्शन नंबर हो गया आपको सी, 27.3 दिन। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है? तो 27.3 दिनों में। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है? 27.3 दिन में। 165 का चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग
लगने वाला समय 1 सेकंड, 1 सेकंड से कम, 2 सेकंड से अधिक, 2 सेकंड से कम। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग लगने वाला समय कितना है? तो 165 का हो जाएगा आपका डी, 2 सेकंड से कम, 2 सेकंड से कम। 1 सेकंड से कम है 1 सेकंड है, 2 सेकंड से अधिक है तो 2 सेकंड से कम। देखिए पृथ्वी पर चंद्रमा की जो रोशनी आती है तो उसमें जो है ना 2 सेकंड से कम लगता है। कितना? 2 सेकंड से कम। ठीक है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 सेकंड का। 2 सेकंड से कम याद रखिएगा, 2 सेकंड से कम, यानी कि 2 सेकंड। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय 2 सेकंड से कम है, 2 सेकंड से कम है। 166 का निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? बुध, शुक्र, चंद्रमा और मंगल। 166 को हो गया ऑप्शन नंबर सी, 166 को हो गया ऑप्शन नंबर सी, 166 को हो गया आपको ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा। ठीक है, कौन हो गया? चंद्रमा। चंद्रमा आकाशीय पिंड को पुत्र कहा जाता है। चंद्रमा आकाशीय पिंड को पुत्र कहा जाता है। चंद्रमा आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। पृथ्वी का पुत्र किसे कहा जाता है? किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को। बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना है? बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना है? सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। ऑप्शन नंबर सी, सूर्य के द्रव्यमान का 100वां भाग। ऑप्शन नंबर डी, सूर्य के द्रव्यमान का आधा भाग। तो 167 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 167 का हो गया ऑप्शन नंबर बी, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना है? सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। 168 को हो गया आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन है? क्या? प्रोक्सिमा सेंचुरी। बी में हो गया बनार्ड, उसके बाद है बनोड, उसके बाद सी में है नेबुला, डी में है सीरियस। डी में है सीरियस। क्या है? डी में सीरियस। क्या है? डी में सीरियस। 169 सॉरी 168 में आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी की बनार्ड या नेबुला या सीरियस। ठीक है, 168 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सीरियस। सीरियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीरियस। सीरियस। सीरियस हो जाइए। आकाश में आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? सीरियस। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन है? सीरियस। सीरियस। सीरियस आकाश का सबसे चमकदार तारा। आप देखिए रात को जब आकाश में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा चमकदार जो तारा दिखाई देगा तो समझिएगा वो क्या है? सीरियस है। अब 169 का है कि हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है 169 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में है 66 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी में है 76 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी में है आपका कितना? 76 वर्ष। उसके बाद जो है 86 वर्ष, उसके बाद 96 वर्ष। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है 76 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर 20। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष होता है। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष होता है। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष का होता है। 170 में चलते हैं।
सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सर्वाधिक निकटतम जो तारा है और उस तारे का जो प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.5 घंटा की 4.5 दिन की 4.5 माह की 4.5 वर्ष। तो आपका 170 का हो जाएगा 4.5 वर्ष। क्या हो जाएगा 170 का? 4.5 वर्ष। 170 को हो जाएगा 4.5 वर्ष। बात समझ में आया? देखिए सूर्य को छोड़ कर दिए, सूर्य को छोड़ दीजिए, पृथ्वी के जो सर्वाधिक जो निकटतम तारे होंगे, पृथ्वी से जो देखिएगा सबसे निकटतम तारा होगा, उसका प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में जो है 4.5 वर्ष लगता है, समझ लीजिए। अब जो है 171 का है कि मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य का परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? धूमकेतु कहते हैं कि उल्का पिंड कहते हैं कि उल्का कहते हैं कि क्षुद्र ग्रह कहते हैं? तो 171 का हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, क्षुद्र ग्रह। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के समय सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपको अभी तक का जो है 150 से 171 तक का सवाल था। चलिए अब आता है कि 172 का सवाल है। 172 का सवाल है, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे है मंगल ग्रह की शुक्र ग्रह, बी है बृहस्पति ग्रह की शनि ग्रह, सी है मंगल ग्रह की बृहस्पति ग्रह, डी है शनि ग्रह की अरुण ग्रह। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। क्या है? क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वो कौन से ग्रह हो गया? मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह या शनि ग्रह, मंगल ग्रह या बृहस्पति ग्रह? तो मंगल ग्रह या बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह या अरुण ग्रह। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 172 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हो गया ना, मंगल एवं बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि देख लगते हैं सूर्य को छोड़कर पृथ्वी से सर्वाधिक निकटतम होंगे मंगल एवं बृहस्पति ग्रह को मध्य सूर्य परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह हो गया। ठीक है, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अब आते हैं 173 का सवाल है, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन है? सीरस, प्लास, जूनो और वेस्टा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा होगा? 173 का 173 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 173 का हो गया ऑप्शन नंबर ए, सीरस। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह सीरस है, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह सीरस है। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन है? सीरस है, क्षुद्र ग्रह सीरस है। ठीक है, उसके बाद जो है हो गया 174 का, 174 का हो गया धूमकेतु। धूमकेतु की पूछ सूर्य से परे शिष्ट होती है क्योंकि पहला, जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के चारों ओर, क्योंकि यह यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है 1997 में, जो कि महत्वपूर्ण है। धूमकेतु की पूछ सूर्य से परिदृष्ट होती है क्योंकि जैसे जैसे, ऑप्शन नंबर ए, जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूर्णन करता है वैसे वैसे उसका हल्का द्रव्यमान केवल अपकेंद्रीय बल के कारण दूर क्षिप्त हो जाता है। बी में, जैसे जैसे धूमकेतु घूर्णन करता है उसका हल्का द्रव्यमान उसकी पूछ की दिशा में स्थित किसी तारे द्वारा आकर्षित हो जाता है। सी में, सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भेज दाब डालता है जिससे उसकी पूछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। डी में, धूमकेतु की पूछ
सदैव एक हो अभिविन्यास में रहती। देखिए टफ क्वेश्चन है, इसलिए यूपीएससी में टफ ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको 174 का जो है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। 174 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परिशिष्ट होती है क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज दाब डालता है। भैज दाब डालता है। भैज दाब डालता है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज दाब डालता है जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। देखिए सूर्य से उत्सर्जित जो विकिरण है वो धूमकेतु पर क्या हो जाता है, भैज दाब डाल देता है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण जो है धूमकेतु पर क्या करता है, भैज दाब डाल देता है जिससे उसकी जो है पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। ठीक है। तो ये था आपका जो है सवाल नंबर 174 का। और 175 का सवाल नंबर है क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए में है 1 2 3 सही है, बी में है 2 3 सही है, सी में है 1 2 सही है, डी में है 1 और 3 सही है। ये भी यूपीएससी 98 में पूछा हुआ। तो क्या है, ए में क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टान मलबे है। दूसरा है अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। तीसरा है क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि कक्षाओं के मध्य स्थित है। क्षुद्र ग्रह के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो क्षुद्र ग्रह की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है, तो ये तो गलत है, तीसरा तो होगा ही नहीं। तो हमारा हो जाएगा 1 और 2 सही। ऑप्शन नंबर सी ही होना चाहिए। देखते हैं कौन सा आता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 175 का हो जाएगा, 175 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। देखिए क्षुद्र ग्रह के विषय में विचार कीजिएगा। तो क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों की चट्टान मलबे है, सही है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। ठीक है। तो यही दोनों सही है। ठीक है। अब 176 में चलते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान एनडीए 2016 में पूछा हुआ सवाल है 176 का। 176 का सवाल पूछा हुआ है। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण तो सब लोग जानते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। सूर्य ग्रहण के दौरान, सूर्य ग्रहण कब लगता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है, ये गलत है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया आपका 176 का बी। पृथ्वी और सूर्य के बीच ठीक आधी दूरी पर आता है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो सूर्य ग्रहण जो है लगता है सूर्य और पृथ्वी के बीच। देखिए सूर्य देख लीजिए और पृथ्वी देख लीजिए। सूर्य ऊपर हो गया, पृथ्वी बीच में हो गया, पृथ्वी नीचे हो गया और चंद्रमा भी जो है बीच में है। तो चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है क्या चीज़, चंद्रमा, तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो हो जाता है सूर्य ग्रहण। अब चलते हैं कि 177 का। 177 का हो गया पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, कोरोना, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल, इनमें से कोई नहीं। 177 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कोरोना। ठीक है। कोरोना। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कोरोना भाग दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कोरोना भाग दिखाई देता है। ठीक है। अब 178 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 178। सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति पर पड़ता है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर
सूर्य ग्रहण किस स्थिति में पड़ता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच समीकरण हो जाए, जब सूर्य और चंद्रमा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 178 का, 178 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 178 और आपका जो है 176 और 178 प्रश्न एक ही है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। वहाँ क्या था? सूर्य और चंद्रमा के बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। तो यहाँ पहले कर दिया गया पृथ्वी, उसके बाद सूर्य, उसके बाद चंद्रमा। चंद्रमा तो वही है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, या पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य या पृथ्वी के बीच चंद्रमा आवे, चाहे पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आवे, दोनों स्थिति में क्या होगा? सूर्य ग्रहण ही लगता है। तो चलिए अब चलते हैं 179 का। सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जब अमावस्या का दिन होता है, जब पूर्णिमा का दिन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तो एक हो गया हमारा, 2 सही हो जाएगा, यानी कि ये भी सही है आपका। जब चंद्रमा और सूर्य के, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, ये सही हो गया। और जब अमावस्या का दिन होता है, जब पूर्णिमा का दिन होता है। ठीक है, तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर 179 का हो जाएगा ए, सॉरी ऑप्शन नंबर 179 का हो जाएगा सी। ठीक है, क्योंकि 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, तो सी हो जाएगा। क्योंकि जब चंद्रमा और सूर्य के बीच, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है, और सूर्य ग्रहण जो है जब अमावस्या का दिन होता है तभी लगता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो है 2 और 3 जो है सी में है। ठीक है, इसलिए जो है हमारा सही हो गया ऑप्शन नंबर सी। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और अमावस्या का दिन होता है, तब जाके सूर्य ग्रहण होती है। तो 179 का सवाल हमारा समाप्त हो चुका है। अब चलते हैं सवाल नंबर आपका जो है 180। 180 में एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते? एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? 5, 7, 9, 11। 180 का हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 7। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम से अधिकतम कितने ग्रह हो सकते हैं? 7। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रह हो सकते हैं? 7। 181 का सवाल है, डायमंड रिंग की घटना होती है। ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक अमावस्या के दिन, ऑप्शन नंबर सी सूर्य ग्रहण के दिन, ऑप्शन नंबर डी चंद्र ग्रहण के दिन। तो 181 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, 181 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डायमंड रिंग की घटना होती है सूर्य ग्रहण के दिन। डायमंड रिंग की घटना होती है सूर्य ग्रहण के दिन। डायमंड रिंग की घटना होती है सूर्य ग्रहण के दिन। डायमंड रिंग की घटना होती है सूर्य ग्रहण के दिन। अब 182 का है कि सीजीगी है। सीजीगी क्या है? सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा की स्थिति, सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति, पृथ्वी के एक ही ओर सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति। डी में हो गया सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी का समकोणीय स्थिति, और 83 में हो गया चंद्रमा का कारण। ठीक है, चंद्रमा का कारण। तो अब यहाँ पर बात देख सकते हैं कि तो आपका जो है ऑप्शन नंबर 182 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 82 का हो जाएगा 182 का ए। ठीक है, सीजीगी है सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित है। सीजीगी सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित है। सूर्य
पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित है। सिजगी। अब यहाँ पर है कि चंद्र ग्रहण का कारण। चंद्र ग्रहण के कारण पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाते हैं, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य आते हैं, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाते हैं। ऊपरी में सही। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रमा ग्रहण के कारण पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 183 का हो जाए। चंद्र ग्रहण, सॉरी सूर्य ग्रहण था, अब चंद्र ग्रहण याद रखें। ये तो हम सूर्य ग्रहण के बता दिए हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो चंद्र ग्रहण जो है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आता है, तब जाके जो है चंद्र ग्रहण होता है। देखिए ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण आ जाता है। बीच में दो गो चीज आता है, एक आता है चंद्रमा और दूसरा आता है पृथ्वी, ठीक है। एक आता है चंद्रमा और आता है पृथ्वी। तो देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आते हैं तो सूर्य ग्रहण, और सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आते हैं तो चंद्र ग्रहण। सवाल क्या है कि चंद्र ग्रहण के कारण क्या है, चंद्र ग्रहण कब होता है, तो सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाते हैं, यानी सूर्य और चंद्रमा। तो सूर्य भी आकाश में है, चंद्रमा भी आकाश में, पृथ्वी नीचे है और ये बीच में आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, चंद्र ग्रहण हो जाता है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं तो सूर्य ग्रहण। और देखिए ध्यान रखना है कि बीच में पृथ्वी आएगा तो चंद्र ग्रहण और चंद्रमा आएगा तो सूर्य ग्रहण, दिमाग लगाना है। पृथ्वी आएगा तो, बीच में पृथ्वी आएगा तो चंद्र ग्रहण, और बीच में चंद्रमा आएंगे तो सूर्य ग्रहण। चंद्रमा आएंगे तो सूर्य ग्रहण और पृथ्वी आएंगे तो चंद्र ग्रहण। समझ गए। तो यहाँ तक समझ, क्योंकि बहुत लोग जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि चंद्र ग्रहण किस कारण से होता है, सूर्य ग्रहण किस कारण से है। तो सूर्य ग्रहण जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच, या सूर्य या पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाते हैं तो सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाते, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाते हैं तो हो जाता है चंद्र ग्रहण। ऐसे देखिए पृथ्वी क्या, सूर्य और चंद्रमा दोनों खेलते हैं और उस बीच में पृथ्वी आकर के खेलने लगते हैं तो हो जाता है चंद्र ग्रहण। उसी तरह से जो है सूर्य और पृथ्वी दोनों खेलते हैं और बीच में चंद्रमा आ जाते हैं तो हो जाता है सूर्य ग्रहण, ठीक है। तो 181 तक का प्रश्न हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब क्या है कि चंद्र ग्रहण घटित होती है अमावस्या के दिन की, पूर्णिमा के दिन की, चंद्र के दिन की। उपर्युक्त में से ए और बी। 184 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण कब होती है, पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण कब होती है, पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण कब घटित होती है, पूर्णिमा के दिन। 185 सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे कूट का प्रयोग का सही उत्तर दीजिए, ठीक है। तो क्या है, सूची 1 में है विशेष लक्षण है, सूची 1 में क्या है, विशेष लक्षण है। सूची 1 में क्या है, विशेष लक्षण है। और सूची 2 में क्या है, ग्रह है। सूची 2 में क्या है, ग्रह है। तो आपको मिलान करना है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, शुक्र, बृहस्पति, नेपच्यून, कौन सा होगा। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होगा, जल्दी से आप लोग बताइए तो आपको मिलान सही से हो जाएगा। सूर्य मंडल का सबसे छोटा ग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर का ग्रह, सूर्य से सबसे दूर ग्रह, ठीक है। तो 185 है, तो 185 का जो है कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से आप लोग जो है बताइए। देखिए सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह हो गया आपका बुध, ऑप्शन 1 का हो गया 1, ठीक है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो गया बृहस्पति, तो बी का हो गया तीसरा। उसका सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह कौन सा हो जाएगा,
शुक्र हो जाएगा। सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर का ग्रह हो गया शुक्र ग्रह, और सूर्य से सबसे दूर ग्रह हो गया नेपच्यून। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर का ग्रह हो गया शुक्र, सूर्य से सबसे दूर ग्रह हो गया नेपच्यून। ठीक है। 186 में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? प्लूटो, जुपिटर, वीनस और मार्स को। ये शुक्र ग्रह किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 186 का हो जाएगा सी, वीनस। वीनस का हो जाएगा शुक्र ग्रह। वीनस को शुक्र ग्रह कहते हैं, वीनस को शुक्र ग्रह कहते हैं, वीनस को शुक्र ग्रह कहते हैं, वीनस को शुक्र ग्रह कहते हैं। ठीक है। 187। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? जो कि यूपीएससी में 2007 में पूछा हुआ सवाल है। 70 गुने 10 पर पावर 5 किलोमीटर, 100 गुने 10 पर पावर 5 किलोमीटर, 110 गुने 10 पर पावर 6 किलोमीटर, 150 गुने 10 पर पावर 1 किलोमीटर। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? तो ऑप्शन नंबर 187 का हो जाएगा डी। 187 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 150 गुने 6 पर पावर 6 किलोमीटर, 150 गुने 6 पर पावर 10 पर पावर 6 किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी 150 गुने 10 पर पावर 6 किलोमीटर है। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी 150 गुने 10 पर पावर 6 किलोमीटर है। ठीक है। अब चलते हैं 188। ग्रह क्या है? ग्रह क्या है जो एसएससी 2013 में पूछा हुआ सवाल है। ग्रह क्या है? 188 ग्रह क्या है? ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं, ये ग्रह नहीं है। ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं, ये भी ग्रह नहीं है। ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है, ये भी ग्रह नहीं है। ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं, ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है, वह ग्रह है। देखिए ऑप्शन नंबर 188 को हो जाएगा डी, क्योंकि देखिए ग्रह क्या है? तो ग्रह ऐसे है अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते है, तो ग्रह जो है टिमटिमाते नहीं है, ये गलत हो गया। ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं, ये भी जो है गलत है। ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है, तो ये भी गलत है। ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं, ये सही है। ग्रह क्या है? तो ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है, ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है, वो ग्रह है। अब चलते हैं 189। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह चंद्र है? तो बृहस्पति, मंगल, शनि, शुक्र। बृहस्पति, मंगल, शनि, शुक्र। ठीक है। 189 में जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, बृहस्पति। ठीक है। बृहस्पति ग्रह सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है। 190 में है मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए, जो एसएससी 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम चीन, पाकिस्तान, भारत, जापान। कौन सा होगा? 190 का। तो 190 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम है भारत। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम भारत है। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम भारत है।
मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम भारत है। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम भारत है। 191 निम्नलिखित को आकार के अनुसार से घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। बृहस्पति, यूरेनस, पृथ्वी, शनि। क्या कहता है कि आकार के घटते क्रम लगाइए। ठीक है, पहला क्या है बृहस्पति, दूसरा क्या है शनि, क्या कहते आकार के अनुसार। अच्छा, आकार के अनुसार बोल रहे हैं घटते क्रम में। ठीक है, आकार के अनुसार घटते क्रम में जो है कौन सा हो जाएगा, आकार के अनुसार घटते क्रम में जो है हो जाएगा। देखिए पहला तो बृहस्पति हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा शनि हो जाएगा। पहला हो जाएगा बृहस्पति, दूसरा हो जाएगा शनि, तीसरा हो जाएगा आपका आकार के अनुसार बोल रहे हैं तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी ना, तो अरुण यूरेनस हो जाएगा आपका जो है यूरेनस, और चौथा हो जाएगा पृथ्वी। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 191 का सी। ठीक है, 191 का सी। आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाए नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो आकार में सबसे बड़ा हो गया बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद होता है अरुण जिसको यूरेनस कहते हैं, उसके बाद कहते हैं वरुण, उसके बाद होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा क्या बृहस्पति, शनि, यूरेनस और पृथ्वी। ठीक है, अब चलते हैं 192 का सवाल, जो कि ये सवाल पूछा हुआ MPPSC में। ठीक है, 2008 में। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? शुक्र, यूरेनस, नेपच्यून, मंगल। अब बताइए, ये सवाल तो आसान है, जो कि आपको SSC 2022 का करंट में पूछा हुआ है। क्या, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो हो जाएगा शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को ही जो है जुड़वा ग्रह कहा जाता है। इसे भोर का तारा और शाम का तारा, पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन हो गया? शुक्र। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह को माना जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह को माना जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह को माना जाता है। चलिए 193 में, सूर्य का बाहरतम परत को कहते हैं। सूर्य के बाहरी परत को क्या कहते हैं? वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, कोरोना, स्थल मंडल। ठीक है, ये भी SSC 2011 में पूछा हुआ सवाल है। 193 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको सी, कोरोना का। ठीक है, सूर्य के बाहरी परत को कहते हैं कोरोना। सूर्य के बाहरी परत को क्या कहते हैं? कोरोना। सूर्य के बाहरतम परत को कहते हैं कोरोना। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 194 का। 194 का सवाल नंबर 194 में हो जाएगा आपका 194 का सवाल हो जाएगा, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की कक्षा, अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को अपसौर कहते हैं कि उपसौर कहते हैं कि अपोजी कहते हैं कि पेरिजी कहते हैं? अपसौर के मतलब हो गया ऊपर, मतलब आगे, और अपसौर के मतलब हो गया पीछे। ठीक है, तो पूछ रहा है कि न्यूनतम दूरी को कहा जाता है। तो न्यूनतम दूरी जो है आपको 194 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपसौर। एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। न्यूनतम दूरी को अपसौर कहते हैं। एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर। ठीक है, तो अपसौर ऊपर होता है, सूर्य भी ऊपर होता है, तो सूर्य से जो है न्यूनतम दूरी कौन सा हो जाएगा? अपसौर न होगा। समझ रहे ना? तो एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी, याद रखिए न्यूनतम दूरी पूछ रहा है तो सूर्य की न्यूनतम दूरी, तो सूर्य से जो नज़दीकी होगा वही होगा। तो अपसौर के मतलब होता है ऊपर, और अपसौर के मतलब, उपसौर के मतलब ऊपर, और अपसौर के मतलब होता है
नीचे, तो इसलिए अपसौर ही होगा, क्योंकि न्यूनतम दूरी सूर्य भी ऊपर है और अपसौर भी ऊपर रहेगा, तो दोनों की नज़दीकी बढ़ जाएगी। इसलिए एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर। सवाल ये देखिए एसएससी 2017 में पूछा हुआ है। 195 है, 195 क्या है? अयननाथ तथा विषु के संबंध में दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? क्या कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो आपको जो है 195 का जो है कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो देखते हैं। 21 मार्च भूमध्य रेखा सही है, 21 जून को कर्क रेखा सही है, 22 दिसंबर को मकर रेखा सही है, 23 सितंबर को उत्तर ध्रुव ये गलत है, इसलिए आपका ये सही हो गया। ठीक है, क्या है? अयननाथ तथा विषु के संबंध में, अयननाथ तथा विषु के संबंध में दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है वो ना हमको बताना है। तो 21 मार्च जो है, 21 मार्च को क्या होता है कि भूमध्य रेखा में जो है, उसके बाद जो है 21 जून को कर्क रेखा और 22 दिसंबर को मकर रेखा। देखिए 21 मार्च भूमध्य रेखा, 21 जून कर्क रेखा, 22 दिसंबर मकर रेखा। तो 21 तारीख तो जो है 21 मार्च है, 21 जून है। 21 मार्च भूमध्य रेखा सही है, 21 जून कर्क रेखा सही है, 22 दिसंबर मकर रेखा सही है, 23 सितंबर उत्तर ध्रुव गलत है। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 196 का। उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन से सही है? बसंत विषु 21 मार्च को होता है, बसंत विषु 21 मार्च को होता है। बसंत विषु कब होता है? 21 मार्च को होता है। बसंत विषु कब होता है? 21 मार्च को होता है। ठीक है, और उत्तरी अयनाथ 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, 22 दिसंबर को होता है। उत्तरी अयनाथ 22 दिसंबर को होता है। शरद विषु 23 दिसंबर को होता है और दक्षिणी अयनाथ 21 जून को होता है। तो आप पूछ रहा है कि इसमें से चारों में से कौन सा सही है, और नीचे दिए गए ऑप्शन है केवल 1, 2, 2, 4 और 1, 2, 3 है। ठीक है, तो 1, 2, 3 है, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो कौन सा सही हो जाएगा? 196 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और 3। तो 1 में क्या है कि बसंत विषु 21 मार्च को होता है, सही है, और 3 में है शरद विषु 23 सितंबर को होता है। शरद विषु 23 सितंबर को, 21 मार्च को बसंत विषु, यानी कि बसंत ऋतु जो है आपको 21 मार्च से शुरू हो जाता है, और क्या कहते हैं शरद ऋतु जो है 23 सितंबर से हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 हो गया, जो कि आपका ये देखिए एनडीए में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये था 196 तक का सवाल। अब चलिए 197 का सवाल है। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? ठीक है, तो केपलर है कि गैलीलियो है कि न्यूटन है कि कोपरनिकस है? तो 197 का ऑप्शन नंबर ए हो गया केपलर। ठीक है, जो कि एसएससी 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। केपलर वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। केपलर ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। केपलर ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। केपलर ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो केपलर ने। चलिए 198 का। सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? केपलर, गैलीलियो, हर्शेल या कोपरनिकस? ठीक है, 198 का सवाल हो गया डी आंसर। ठीक है, कोपरनिकस।
सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम कोपरनिकस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। ठीक है। 199। बल्लू मून क्या है? बल्लू मून क्या है? बल्लू मून क्या है? बल्लू मून क्या है? महीने में आने वाला पहला पूरा चांद। गलत। महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। सही। चांद का एक अन्य नाम। गलत। चंद्र ग्रहण के दौरान चांद। गलत। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। सही बी। बल्लू मून क्या है? महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। बल्लू मून क्या है? महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। 200 का सवाल है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? 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 नेपच्यून नहीं है, यूरेनस नहीं है, शनि है। ठीक है। 200 का हो जाएगा आपका नेपच्यून। टाइटन। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? नेपच्यून का। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? नेपच्यून। देखिए यहाँ पर जो है कंफ्यूज नहीं होना है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो देखिए एक होता है टाइटन जो शनि ग्रह का उपग्रह है। शनि ग्रह का उपग्रह हो गया टाइटन। एक है ट्राइटन। तो एक है ट्राइटन जो है, तो ट्राइटन जो हो गया आपका जो है वो है नेपच्यून ग्रह का उपग्रह है। ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? नेपच्यून का। और टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? शनि ग्रह। तो इस दोनों में कन्फ्यूज नहीं होता है। एक होता है टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है और दूसरा है ट्राइटन जो नेपच्यून ग्रह का उपग्रह है। 2201 का प्लूटो के चांद का नाम क्या है? 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 चेरान या गेनीमेड या लूना या ट्राइटन? तो प्लूटो के चांद का नाम है चेरान। ए ऑप्शन नंबर हो जाएगा। क्या होगा? चेरान। प्लूटो के चांद का नाम है चेरान। प्लूटो के चांद का नाम है चेरान। 202 का उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है? तारा है कि नक्षत्र मंडल है कि ग्रह है कि उपग्रह है? जो कि एसएससी 2017 में पूछा हुआ सवाल है। 202 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नक्षत्र मंडल। उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार के नक्षत्र मंडल है। उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार के नक्षत्र मंडल है। अब 203 में 203 का प्रश्न है हमारे सौरमंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? हमारे सौरमंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? वरुण, बृहस्पति और मंगल और बुध। क्या पूछ रहा है? हमारे सौरमंडल के किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? वरुण, बृहस्पति, मंगल या बुध। ये 4 ऑप्शन है। 4 में से कौन सा सही होगा? 203 का हो जाएगा आपका डी। 203 का हो जाएगा डी बुध ग्रह। हमारे सौर मंडल के बुध ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है। बुध ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है 204। सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह क्या कहलाते हैं? सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह, विशाल काय ग्रह, बावन ग्रह या गैसीय ग्रह। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर होना चाहिए 204 का ए पार्थिव ग्रह जो कि CDS 2020 में पूछा हुआ सवाल है। सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह क्या कहलाते हैं? पार्थिव ग्रह। सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह क्या कहलाते हैं? पार्थिव ग्रह। सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह क्या कहलाते हैं? पार्थिव ग्रह। 205 का प्रश्न है कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है? SSC 2000 में पूछा हुआ सवाल है। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने से कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है? यानी कि कोई ऐसा ग्रह है जो सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है। सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद से, यानी देखिए सल्फ्यूरिक एक एसिड है, उसके घने सफ़ेद जो होता है और पीले बादलों से जो बनता है
उसको कौन सा ग्रह कहा जाता है? ठीक है, तो उसको जो है कहा जाता है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह कहा जाता है? शुक्र ग्रह। यहाँ है शुक्र ग्रह ए, नेपचून, मंगल ग्रह, अरुण ग्रह। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड घने के सफ़ेद और पीले बादलों से बना है? तो शुक्र ग्रह से। 206 में सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? कौन सा ग्रह आता है? क्या सौरमंडल में ग्रह के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? सौरमंडल के ग्रह के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? शुक्र, अरुण, बुध, बृहस्पति, जो कि एसएससी 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। 206 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, बृहस्पति। सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो बृहस्पति ग्रह आता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। ठीक है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच आ जाता है आपको मंगल और शनि के बीच में आ जाता है बृहस्पति। तो सौरमंडल के ग्रह के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो बृहस्पति। ठीक है, अब चलते हैं 207 का। सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? बुध और पृथ्वी के बीच तो होता है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो शुक्र आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 207 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सौरमंडल में ग्रह के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आती है? तो शुक्र। बुध और शुक्र के बीच कौन सा ग्रह आती है? शुक्र। बुध और शुक्र के बीच कौन सा ग्रह आती है? शुक्र। ठीक है, आप पूछते हैं 208, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? तो बृहस्पति ग्रह का जो है सर्वाधिक घनत्व होगी। 208 का होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी मंगल ग्रह का, पृथ्वी ग्रह का, सॉरी। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो पृथ्वी ग्रह का। ठीक है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का सर्वाधिक घनत्व होता है? पृथ्वी ग्रह का। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? पृथ्वी ग्रह। यानी कि सर्वाधिक घनत्व जो है पृथ्वी को है। ठीक है, तो चलिए अब ये हो गया 208। अभी ये मेरा बचा हुआ है कुछ और लास्ट सवाल। ठीक है, ये हो गया, ये लास्ट हो जाएगा। यहाँ से चलते हैं, अब 209 का है, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होता है? बहुत बड़ा सवाल है और एसएससी 2019 में पूछा हुआ है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग इसको एकदम याद ही कर लीजिए, दिमाग में सेट ही कर लीजिए। 209 का जो है आप प्रश्न एकदम याद कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न जो है बहुत ही आसान होने वाला है। अब चलिए, अब सवाल हमारा आता है, सवाल आता है 209 का कि संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? कक्षीय तल पर ग्रीष्मकालीन संक्रांति के दिन, सी में है शीतकालीन संक्रांति के दिन, डी में है विषुव के दिन। ठीक है, विषुव के दिन। तो संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो विषुव के दिन होता है, याद कर ली, विषुव के दिन, विषुव के दिन। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होती है? तो विषुव के दिन। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं 210। 210 में है अपसिरिका। अपसिरिका यानी कि अपहेलियन को क्या कहते हैं? अपसिरिका की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच को अनुमानित दूरी कितनी होती है?
तो 210 का जो है हो गया ऑप्शन नंबर आपका ए में है 142 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी में है 150 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी में है 137 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी में है 147 मिलियन किलोमीटर। तो 210 का जो है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 150 मिलियन किलोमीटर। अपसारिका की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है? यानी कि अपसरिका की परिघटना के दौरान है, किसके दौरान है? अपसरिका की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है? तो 150 मिलियन किलोमीटर, 152 मिलियन किलोमीटर। कितना होता है? 152 मिलियन किलोमीटर। अपसारिका यानी कि देखिएगा, अपसारिका या अपहेलियन की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है? तो 152 मिलियन किलोमीटर। अब 211 आते हैं। प्रति वर्ष के आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीबी होती है कब? यानी प्रति वर्ष जो है पृथ्वी और सूरज के सबसे करीब कौन होती है? पृथ्वी सूरज के सबसे करीब कब होती है? पृथ्वी सूरज के करीब कब होती है? प्रत्येक वर्ष पृथ्वी सूरज के करीब कब होती है? 3 जुलाई, 3 मई, 3 जनवरी, 3 मार्च। आप बताइए। 4 ऑप्शन है जो कि एसएससी 2020 में पूछा हुआ सवाल है, 2020 में पूछा हुआ सवाल है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 3 जनवरी को। यानी कि 3 जनवरी, प्रत्येक 3 जनवरी को हमारा पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है नज़दीकी हो जाती है, करीबी हो जाती है, ठीक है, आसपास आ जाता है। तो प्रत्येक वर्ष जो है 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के सबसे करीबी हो जाती है, ठीक है। प्रति वर्ष 3 जनवरी के आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीबी होती है। प्रति वर्ष 3 जनवरी के आसपास पृथ्वी सूर्य के करीब होती है। प्रति वर्ष 3 जनवरी के आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीबी होती है। 212 निशाकाश, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? निशाकाश, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? यानी निशाकाश, निकाकाश के अर्थ हो गया रात्रि आकाश। रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाने जाते हैं? खगोलीय पिंड, उल्का पिंड, तारामंडल या क्षुद्र ग्रह? आप बताइए। आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाने जाते हैं? तो 212 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खगोलीय पिंड। यानी आकाश में जितने भी चीज़ दिखाई देते हैं, आकाश में जितने भी चमकने वाले चीज़ पिंड को क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड। आप देखिए, पृथ्वी से ऊपर आप देखिएगा तो आकाश में तो आपको पूरा चीज़ चमकता है, वो क्या है कि आकाशीय पिंड है। और उस आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं, ठीक है। तो निशाकाश, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंड को किस नाम से जाना जाता है? तो खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। 2013 का सवाल है, 213 का सवाल है आपका जो है 213 का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह के पेटी में स्थित है? होमियो, एरिस, मैकमेस, साइरस। एसएससी 2021 में पूछा हुआ, एकदम करंट में पूछा हुआ सवाल है। 213 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइरस। ऑप्शन नंबर डी, साइरस, ठीक है। साइरस बौना ग्रह का मुख्य क्षुद्र ग्रह में पेटी में स्थित होता है। साइरस बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है। साइरस बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है। कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है? तो बौना ग्रह साइरस है, और साइरस ग्रह मुख्य
क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है। साइरस ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह के पेटी में स्थित है। 214 का पृथ्वी की तिरछाई कितनी होती है? 6371 किलोमीटर, 4728 किलोमीटर, 5619 किलोमीटर, 7456 किलोमीटर, जो कि एसएससी 2022 में पूछा हुआ सवाल है। पृथ्वी की तिरछा कितनी होती है? तो पृथ्वी की तिरछा कितनी होती है? तो पृथ्वी की तिरछा जो है 6371 किलोमीटर होती है। ठीक है, पृथ्वी की तिरछा कितनी होती है? 6371 किलोमीटर। पृथ्वी की तिरछा कितनी होती है? 6371 किलोमीटर। पृथ्वी की तिरछा कितनी होती है? 6371 किलोमीटर। पृथ्वी की तिरछा कितनी होती है? पृथ्वी की तिरछा कितनी होती है? 6371 किलोमीटर। पृथ्वी की तिरछा कितनी होती है? 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर या 6371 किलोमीटर। ठीक है, अब चलते हैं 215 सवाल। निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? लिया मेजर फर्स्ट, बी में हो गया कैसियोपिया, सी में हो गया सप्तर्षि, डी में हो गया आपका ओरायन। ठीक है, एसएससी 2022 में पूछा हुआ सवाल है। तो 215 का सवाल हो गया, 215 का ऑप्शन नंबर हो गया आपका डी सही हो गया। ओरायन, 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 ओरायन। ओरायन तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है। ओरायन तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है। ओरायन तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है। 216 का प्रश्न है, कौन सा हमारे सौरमंडल का भीतरी ग्रह नहीं है? बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल। तो यहाँ पर जो है बृहस्पति जो है हमारा जो है क्या है? ऑप्शन नंबर 216 को हो जाएगा सी की बृहस्पति जो है भीतरी ग्रह नहीं है। ठीक है, वो जो है बाहरी ग्रह है। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये हो गया भीतरी ग्रह कहिए या आंतरिक ग्रह कहिए। ठीक है, और बाहरी ग्रह हो जाएगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, तो इसमें जो कौन सा हमारे सौरमंडल का भीतरी ग्रह नहीं है? तो बृहस्पति नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं कि 217। तो भीतरी ग्रह कौन कौन है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करते हैं? देखिए, मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करते हैं? तो 217 का हो जाएगा 18 घंटे, एक दिन, या एक दिन 18 घंटे या 15 मिनट, जो कि एसएससी 2022 में पूछा हुआ सवाल है। 217 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, एक दिन। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग एक दिन में पूरा करता है, यानी कि 24 घंटा में पूरा करते हैं। ठीक है, मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करते हैं? एक दिन में, या घंटा में से पूछेगा तो 24 घंटे में। अब 218, निम्नलिखित में से किन दो तिथियों को विषु पड़ता है? विषु पड़ता है, कौन तिथियों को विषु पड़ता है? निम्नलिखित में से किन दो तिथियों को विषु पड़ता है? 23 सितंबर या 22 सितंबर, 21 मार्च या 21 जून, 21 जून या 23 सितंबर, 21 मार्च या 23 सितंबर। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 18 का 218 का डी। कौन हो जाएगा? 218 का डी। किन दो तिथियों को विषुवत पड़ता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत पड़ता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत पड़ता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत पड़ता है। 219 का सवाल हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य ग्रहण का एक प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य ग्रहण एक प्रकार का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य ग्रहण का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य ग्रहण का एक प्रकार नहीं है? आंशिक, खंड छाया, पूर्ण और वलयाकार। एसएससी 2022 में पूछा हुआ सवाल है जो महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, खंड छाया युक्त, खंड छाया युक्त। खंड छाया युक्त सूर्य ग्रहण का एक प्रकार नहीं है, और सूर्य ग्रहण का प्रकार आंशिक भी है, पूर्ण भी है, वलयाकार भी है, लेकिन सूर्य ग्रहण का प्रकार नहीं है खंड छाया युक्त। ठीक है, तो अब चलते हैं 220 का, ये लास्ट सवाल हो गया सौरमंडल का जो है सबसे ये लास्ट सवाल हो गया। निम्नलिखित में से किस तिथि पर उत्तरी अयरनाथ यानी कि समर सोलिस्टिस
होता है। 27 सितंबर, 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर। SSC 2022 में पूछा हुआ सवाल है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, तो 21 जून को। 21 जून को उत्तरी अयरनाथ होता है। 21 जून को उत्तरी अयरनाथ होता है। 21 जून को उत्तरी अयरनाथ होता है। ठीक है, तो आपको सौर मंडल से संबंधित कुल 210 प्रश्नों का उत्तर आपको यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई है। और सौर मंडल से जितने भी प्रश्न जो आएगा वो भी 220 ही में से ही आएगा। इसके अलावा कहीं से प्रश्न आ ही नहीं सकता है। इसलिए आप सभी जो है 3 भाग में सौर मंडल का वीडियो बन चुका है। भाग 1 में हो गया आपका 1 से 106 प्रश्न, भाग 2 में हो गया आपका 107 से लेकर के 150 प्रश्न, और भाग 30 में हो गया 151 से 210 तक। ठीक है, तो आशा करते हैं कि जो है इस वीडियो के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगिता में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों की संख्या 5 से 10 प्रश्न हो सकते हैं। तो आप लोग 2 से 20 तक का जो है एकदम पूरे तरह से याद कर लेंगे तो सौर मंडल से संबंधित, सोलर सिस्टम से संबंधित आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये मेरा दावा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। इसी प्रकार से आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे। इसके लिए आप क्या कीजिए कि आपको पहले जो नोटिफिकेशन जाएगा तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब ये वीडियो अपलोड करेंगे तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।